जिगर मुरादाबादी ही है ना? जी जी, अभी तक तो वही है। आज के मौजूद के मुताबिक जिगर मुरादाबादी के बारे में गुफ्तगू की जा रही है। मैं कुछ ज़्यादा तो मालूमात हासिल नहीं कर सका, यूट्यूब से ही जो कुछ किया है, और इनके बारे में तो बहुत सी बातें हैं जो कि किताबें मुझे नहीं मिल सकी, इसलिए मैं सिर्फ यूट्यूब से ही कुछ ले सका वो मैं बताऊँगा। आपका नाम जो था जिगर मुरादाबादी, इनकी जो है तखल्लुस थी, और असल जो नाम इनकी थी वो अली सिकंदर। मुकामी मकतब से उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम हासिल की। 12-13 साल की उम्र से ही शायरी करने लगे। इनकी अदबी रहनुमाई और शायरी के शौक़ को आगे बढ़ाने में मशहूर सूफ़ी शायर असगर गोंदवी का बहुत बड़ा किरदार है। जिगर मुरादाबादी 15-16 साल की उम्र से, बड़े अफसोस की बात है, शराब नोशी की लत में इनकी लत पड़ गई थी। लेकिन मैंने जैसा कि सुना लोगों से और लोगों से, ये बाद में इनमें बड़ी बुजुर्गी आ गई थी, ये सब बुरी आदत छूट गई थी इनकी, और बहुत अच्छे सूफी बुजुर्ग हो गए थे खुद भी। इनकी ज़िंदगी इनकलाबात से भरपूर है, यही बात है ना, यही इनकलाब ही है ये तब्दीली, इतनी बड़ी तब्दीली। जिगर की शायरी का असल रंग उनकी गज़ल में नज़र आता है, और गज़ल में उन पर मोहब्बत का जज्बा छाया हुआ है। जिगर एक शेर में लिखते हैं, दुनिया की जफा याद ना, अपने ही वफा याद, अब कुछ भी नहीं मुझको मोहब्बत के सिवा याद। आपका पहला शायरी मजमुआ दागे जिगर 1922 में, दूसरा शायरी मजमुआ शोले तूर अलीगढ़ से 1932 में। इस मजमुए के सरवरक पर यह शेर लिखा है, हुजूम तजल्ली से मामूर होकर, नज़र रह गई शोले तूर होकर। तीसरा शायरी मजमुआ ढाका से 1954 में आतिशे गुल के अनुमान से शाया हुआ। आपको एकेडमिक अवार्ड से नवाजा गया। इसी मजमुए आतिशे गुल को बाद में 1958 में अंजुमन तरक्की उर्दू से दोबारा छापा गया, और इसी मजमुए पर जिगर को सातिया एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। ये थोड़े से मैंने यूट्यूब से हासिल किए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए अभी तक बैठ जाइए। जिगर मुरादाबादी के बारे में, जो शख्सियत के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं इस वक्त कर रहा। असल में उनकी ज़िंदगी में जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि उनकी ज़िंदगी में दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ जो है वो यानी इश्क मजाजी है, और दूसरी तरफ इश्क हकीकी है। और अगर उनके अपनी यानी जो ज़िंदगी का आप देखें तो उसमें उनके जो है बिल्कुल दो बरअक्स किरदार हैं। यानी एक वो किरदार है जो शुरू से, आप जैसे आपने फरमाया कि शुरू में ही 15 साल की उम्र में भी वो उन्होंने शराब नोशी शुरू की, और फिर जो है वो भी इस तरह की शराब नोशी नहीं है कि शौकिया करे, बल्कि वो शराब नोशी में एक किस्म की लत में, और 15 साल की उम्र में शुरू करके फिर उसको एक एक्सट्रीम तक उसको प्रैक्टिस करना, उस आदत को, तो वो एक एक्सट्रीम ही कह सकते हैं। लेकिन जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है उनको, कि उसमें फिर उनकी ज़िंदगी में एक जो है वो
टर्न आया है, कोई ऐसा टर्न आया है कि वो जिसको बाज़ नकादों ने कहा है कि वो इश्क लैला से इश्क मौला की तरफ चले गए, इश्क लैला की तरफ से इश्क मौला, यानी उनका अपना एक जो शुरू में शायरी का सारा फोकस था वो इश्क मजाजी पे था, और उसी को मैंने कुछ अशार में कि उनकी जो तरतीब है आगे जाने की इश्क लैला से इश्क मौला की तरफ, ये किसी तनकीदी मजमून का उन्वान है, तो मैंने उसी से फिर इसको देखा है। तो आप देखिए कि इश्क मजाजी में वो उनके शेर हैं कुछ, यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर, यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। अब ये ज़ाहिर है महबूब को ही बंदा मुखातिब करके कह रहा है, दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हसी गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। इसी तरह आप ये दूसरा शेर उनका देखें, मेरी निगाह शौक भी कुछ कम नहीं मगर, मेरी निगाह शौक भी कुछ कम नहीं मगर, फिर भी तेरा शबाब तेरा ही शबाब है। यानी शबाब की बात करना और हुस्न की बात करना और महबूब को मुखातिब होकर बात करना, तो ये उनके वो दिल में जो जज्बा था एक महबूब के लिए, वो आप उससे, हमने सीने से लगाया दिल ना अपना बन सका, हमने सीने से लगाया दिल ना अपना बन सका, मुस्कराकर तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया। तो ये भी उसी यानी आप रॉ में एक चल रहा है एक उनका ख्याल। अच्छा, फिर ये दुनियावी ये जो इश्क मजाजी है, फिर इसमें उनका दुनियावी यानी दुनिया से जो राब्ता है इश्क हकीकी से कट के, उसको भी आप यानी दुनिया को एज सच देखना जैसे कि दुनिया नज़र आ रही है फैक्चुअली। तो उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, ये उन्होंने कहा। तो ये भी एक यानी ह्यूमन बीइंग से मोहब्बत का है। तो इससे आप देखें स्टेज में मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि देखें वो एक अलहदा मौजू था इसके मजाजी, यानी किसी से आप मोहब्बत करते हैं तो वो उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि भाई कोई और चीज़ भी सोचने को है, ये एक तरतीब से आप इसको देखते थे। जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। अब इसमें एक फिर वो एक सोशल लाइफ का एक पैटर्न नज़र आ रहा है। आदमी के पास है सब कुछ मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। वाह वाह वाह। आदमी के पास है सब कुछ मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। फिर इसमें आप देखें, इससे अगर आप उसको समझें कि थोड़ा और उसमें यानी मेचोरिटी में बात करनी हो या ग्रोथ में बात करनी हो, तो वो जो हम जा रहे हैं कि इस स्टेज में आखिर में स्टेज पे उस स्टेज पे उन्हें जाना है तो ग्रेजुअली, तो उसमें भी एक स्टेज ये भी है कि उनके अंदर का सूफ़ी, उनके अंदर एक सूफ़ी मौजूद है। गरचे अहले शराब हैं हम लोग, गरचे अहले शराब हैं हम लोग, ये ना समझो खराब हैं हम। वाह 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 वाह। यानी अपने आप की अपनी कमजोरी को भी एडमिट कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से वो ये भी बता रहे हैं कि अंदर कुछ और भी हो सकता है, ये ना समझो खराब हैं। जो ज़ाहिरी है वो ऐसा नहीं। गुनाहगार के दिल से न बच के चल जाहिद, गुनहगार के दिल से न बच के चल जाहिद, यहीं कहीं तेरी जन्नत भी पाई जाती है, यहीं कहीं भी तेरी जन्नत भी पाई जाती है। फिर इसमें आप उनके एक एटीट्यूड का भी ज़रा ज़हन में रखें कि ये जो अंदर का सूफी है, फिर उसमें आखिर एक ख्वाहिश भी तो होनी चाहिए ना उसको आगे जाने की। तो तूले गमे हयात से घबरा ना है जिगर, तूले गमे हयात से घबरा ना है जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहारा हो, ऐसी भी कोई शाम है। यानी ही इज़ विलिंग टू गो, यानी उस साइड सही डायरेक्शन में जाने का एक आपको रास्ता मिल रहा है कि जी हाँ इसमें इनमें है। हूँ खताकार सियाकार गुनाहगार मगर, हूँ खताकार सियाकार गुनाहगार मगर,
کس کو بخشے تیری رحمت جو گناہگار نہ ہو. واہ واہ کس کو واہ بخشے تیری رحمت کیا جو گناہگار نہ ہو. تو ہے نا رابطہ اسپرچل لائف کے ساتھ، اسپرٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ. بہت خوبصورت، یہ رابطہ خوبصورت مصرع ہے. بن رہی تھی ان کی. جی جی یہ اسٹیجر میں بتا رہا ہوں. خطا کار سیاہ کار گناہ گار مگر کس کو بخشے تیری رحمت جو گناہگار نہ ہو. پھر ایک وہ جو میں کہتا ہوں کہ جس طرف ان کو لے گئی اصل میں وہ ان کی خود اعتمادی تھی. چاہے وہ کیسے بھی انہوں نے وقت گزارا شروع کا، تو اس کے بعد ہم کو مٹا سکے یہ زمانہ، یہ زمانے میں دم نہیں. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں. ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے. اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. دیکھیں نا، جب آپ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ جی آپ کے اندر کوئی جوہر ہے اور اندر آپ کی اسپرچولیٹی ہے، تو پھر آپ کہیں وہ آپ کو لے کے جائے گی. یہ ریئلائزیشن آف یور سیلف. اچھا جی، اب اس میں پھر یہ وہ ایکچوئل سٹیج ہے جس میں کہتا ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام سہی، عرفان محبت عام نہیں. کیا کہنے، عرفان محبت عام، یعنی ہاں اللہ سے. اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. یہ دیکھیں نا ٹرننگ پوائنٹ کی بات. اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، پینے کو تو بے حساب پی لی، پینے کو تو بے حساب پی لی. خدا وہ درد محبت ہر ایک کو بخشے، خدا وہ درد محبت ہر ایک کو بخشے کہ جس میں روح کی تسکین پائی جاتی ہے، جس میں روح کی تسکین پائی جاتی ہے. اور شعر دیکھیں، آسان نہیں ہے معاملائے جلوہ و نظر، آسان نہیں ہے معاملائے جلوہ و نظر. چشم کلیم چاہیے دیدار کے لیے، چشم کلیم چاہیے دیدار کے لیے. یہ معرفت کی بات ہے نا جی ساری. یہ اب وہ سٹیج پہ ہے. 12 منٹ سے زیادہ لے چکے ہیں جی. اچھا جی بس یہ ختم کر رہا ہوں. مجازی سے جگر کہہ دو. آج مجھے ٹائم کسی نے نہیں دیا، میرے خیال میں 2-3 ہیں جو نہیں بولیں گے تو ان کے میں ازیوم کر لیتا ہوں. 2 منٹ سے ایک ختم کر رہا ہوں. مجازی سے جگر کہہ دو ارے او عقل کے دشمن، مکر ہو یا کوئی منکر، خدا یوں بھی ہے خدا یوں بھی ہے، خدا یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. یہ تصوف کی جو ہے 2 شعر پڑھ کے ختم کرتا ہوں. ان کو صاحب کا حکم ہے، میرا حکم نہیں آپ یہ رول ہے. رول ہے. جنہوں نے سجدہ کی معراج ہے یہی، جنہوں نے سجدہ کی معراج ہے یہی شاید کہ تیرے در کے سوا کوئی آستان نہ رہا. آستان نہ نمایاں ہیں چہرے پہ آثار عشق، نمایاں ہیں چہرے پہ آثار عشق. جگر آج سے با خدا ہو گیا ہے، با خدا ہو گیا. واہ واہ. جگر آج سے با خدا. بہت خوب بہت خوب. سلیم صاحب اپنے تعارف بھی کرا دیجیے. جی جی میں پہلی دفعہ اردو گھر میں شرکت کر رہی ہوں. میرا نام صدف ہے، کراچی سے آئی ہوں میں. کہاں سے آئی؟ کراچی سے. کراچی سے. جی جی. یہاں پہ سب کراچی کے ہی ہیں، آپ فکر آپ کو پورا نام کیا ہے؟ جب تک وہ بتائیں گے نہیں آپ کو صادق. کیسے تصدیق کریں گے؟ تو آپ شاعرہ بھی تخلص ہے آپ کا صدف؟ نہیں میرا اپنا نام ہے، تخلص بھی یہی ہے. لکھتی ہوں میں، شاعری بھی کرتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ویلکم ویلکم. جی تو آپ یہیں پہ رہیں گی یا جی نہیں میں یہیں پر رہوں گی. آئے ہوئے مجھے ابھی تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. تو حمید صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میری پوئٹری میٹ اپ کے گروپ میں، تو انہوں نے مجھے یہاں کا بتایا تھا. تو جی بہت شکریہ. میں نے جتنا پڑھا ان کے بارے میں، اس میں مجھے لگا کہ یہ جس طرح ہمارے 18ویں صدی میں میر تقی میر مقبول شاعر تھے اور 19ویں صدی میں داغ پہنچے تھے، اسی طرح 20ویں صدی میں سب سے مقبول غزل گو جگر مراد آبادی ہیں. اور ان کی مقبولیت کی بڑی وجہ ان کی بے خودی ہے جو ان کی شاعری کے بیشتر حصے میں چھائی ہوئی ہے. اور زیادہ تر بیشتر حصہ ان کی شاعری کا غزل پر مشتمل ہے. اور ان کے بارے میں جتنا پڑھا میں نے، اس سے مجھے یہ لگا کہ جو ایک عمر کا ایک حصہ جو ان کا شراب نوشی اور اس میں گزر گیا تھا، اس کے بعد ایک بڑا انقلاب ان کی زندگی میں کوئی آیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی.
مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دور ہو جس وقت سر سید بھی بہت محنت کر رہے تھے اردو کے لیے، تو اس میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے جگر کا. انہوں نے جو اس وقت سے چل رہی تھی ان کی انقلابی، ہاں، تو کوئی انداز فکر ہوگا شاید. جی ہاں ہو سکتا ہے. تو اور ان کا جو شعر پڑھنے کا انداز تھا وہ بھی بہت مقبول تھا کہ وہ بہت اپنے شعر کہنے کا ان کا اپنا ایک سٹائل تھا جس سے ان کی معنویت بڑھ جاتی تھی ان کے شعر کی، وہ بہت پسند کیا جاتا تھا. تو ایک چھوٹی سی 2-3 شعر ہیں جو میں ان کے پڑھنا چاہتی ہوں یہاں پہ، جس میں ایک بہت مشہور شعر ہے، یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجیے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. مشہور ہے جی. دل سنگ ملامت کا ہر چند نشانہ ہے، دل پھر بھی میرا دل ہے، دل ہی تو زمانہ ہے. یہ کس کا تصور ہے، یہ کس کا فسانہ ہے، جو اشک ہے آنکھوں میں تسبیح کا دانہ ہے. بہت شکریہ. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کی شادی کا. تھوڑا سا پڑھا لیکن میرا نام منیر احمد خان ہے، نیا لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو. جی. تو ویسے تو میں نے صرف کچھ شعر سلیکٹ کیے ہیں کہ جو مجھے اچھے لگے، تو باقی تو لوگوں نے تعارف تو کرائی دیا ہے. یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجیے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ بہت اچھا لگا مجھے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، سیاست کے حوالے سے انہوں نے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنایا. واہ. اتنے حجابوں پر تو یہ عالم ہے حسن کا، کیا حال ہوگا جو دیکھ لیں پردہ اٹھا کے ہم. کیا حال ہوگا میری زندگی تو گزری تیرے ہجر کے سہارے، میری موت کو بھی پیارے کوئی چاہے یہ بہانہ. عادت کے بعد درد بھی دینے لگا مزہ، عادت کے بعد درد بھی دینے لگا مزہ، ہنس ہنس کے آہ آہ کیے جا رہا ہوں میں. دونوں ہاتھوں سے لوٹتی ہے ہمیں کتنی ظالم ہے تیری انگڑائی. خیال ہے مطلب یہ یہاں پڑھنے کا آپ نے یہ شعر کیوں چوز کیا؟ یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایسے یہاں نہیں پڑھنے کا، مگر یہ کہ شاعر نے کہا وہ شعر ہے جن کا انتخاب رسوا کرتا ہے. رسوا نہیں کرتا، توجہ کر دیتا ہے لوگوں کی. آپ لوگ بالکل چپ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا منیر بھائی آپ اور انگڑائی اکٹھے آتی نہیں ذہن میں نا. یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ آپ میرے نہیں بھائی، یہ تو اپنے اپنے پسند کی بات ہے. آپ کو جو اشعار پسند ہے سنائیے، سننا پڑے گا. اگر جو پسند نہیں ہو رہی جو نہیں سننا چاہے اسی کو سنانا ہے ہم کو. میرے خیال سے واپس لے گیا. سوری. ویسے میں اس کو کاٹ رہا تھا مگر میں نے کہا نہیں اس کو پڑھوں. نہیں انگڑائی پوری ہونے دیں، کاٹے نہیں. اچھا، اس کے بعد آتش عشق وہ جہنم ہے جس میں فردوس کے نظارے ہیں. جہنم اور فردوس دونوں آ گئی. میری نگاہ شوق بھی کچھ کم نہیں مگر پھر بھی تیرا شباب تیرا ہی شباب ہے. اچھے اشعار انہوں نے کہے ہیں مطلب حالات میں. میری نگاہ شوق بھی کچھ کم نہیں مگر پھر بھی تیرا شباب ہے مگر. بس یہی اتنے میں لکھ پایا تھا. تھوڑا سا ٹائم کل میں سب یہاں آ گیا تھا جی ایگزیبیشن میں. بہرحال یہ کہ مجھے ان کی شاعری بہت اچھی لگی، اس لحاظ سے کہ انہوں نے ہر اس پہ موضوع پہ تبادلہ کی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت کمال نقوی صاحب. میرا نام کمال نقوی. کمال جی. اور بس کل ہی انٹروڈکشن ہوا تھا نیچے اردو گھر. جی ہم نے آپ کی پکچرز دیکھی ہیں. آپ نے پکچر بھی دیکھ لی میری؟ ہاں وہ آپ کی پکچرز وہاں پہ صداقت. اچھا. تو جناب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک غزل ہے چھوٹی سی.
तो जिगर कहते हैं कि आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। और भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। भूल जाता हूँ मैं सितम उसके। बहुत प्यारा। ये मेरी और काजी भाई की कहानी है, ये मेरी और काजी भाई की कहानी। अच्छा, हामिद सादा कौन है? या फिर पढ़े जी, भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ उस सादगी से मिलता है। आज क्या बात है कि फूलों का, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। वाह वाह, कॉलेज के ज़माने का शेर है जी। एक और कॉलेज के ज़माने का शेर आ रहा है। सिलसिला फितनाए क़यामत का, सिलसिला फितनाए क़यामत का तेरी खुश कामती से मिलता है। फितनाए क़यामत, खुश कामती। और मिल के भी जो कभी नहीं मिलता, मिल के भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। क्या प्यारा शेर है, टूट कर दिल से मिलता है। टूट कर क्या इस्तेमाल किया है? टूट कर दिल से मिलता है। और कारोबारे जहाँ संवरते हैं, कारोबारे जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। और आखिरी शेर यह है कि रूह को भी मज़ा मोहब्बत का, रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। अच्छा, तो ये एक गज़ल है। बहुत खूबसूरत। मतलब गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही ना। जी जी जी। देखिए जनाब, मैं जो लोग मेरे नाम से वाकिफ़ हैं उनको मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तो मैं याद हो के ना याद। और जो वाकिफ़ नहीं है उनके लिए तारुफ में मुख्तसर अक्सर महफिल में पेश किया है कि हम लोग निस्बतों के रवादार ख़ाकनशीन लोग हैं। पत्थर से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के कैदी, निकाह उल्फत के गुलाम। कि जिससे भी मिलेंगे हम मोहब्बत से मिलेंगे, हम नुज़हते महताब हैं, हम नूर सहर हैं। यह बकौल किसी के इखलास से मिलने वालों के अतवार निराले होते हैं। बातों में हलावत होती है, आंखों में उजाले होते हैं। वाह क्या कहना है, वाह खूबसूरत शेर। लेकिन दोस्तों, ये कोविड में जो आंखों को उजाले तले जो उजाले थे, उसमें इतनी घुटन हुई हसन साहब कि उसमें बाज़ाक़त रामेश्वरम की बारात लेकर आना जूम की महफिल में भी मुश्किल हो इस कदर। बहरहाल उसमें रामेश्वरम की बारात सजा के अक्सर ले आता हूँ। ये मेरा मुख्तसर तारुफ है। पहला मिसरा। दूसरे मिसरे के लिए मैं आप सबको 50, 60, 70 साल पहले लिए जाऊँगा। कुछ का बचपन, कुछ का लड़कपन, कुछ का अहद शबाब, कुछ का उफ़ान शबाब। बकौल साहिर के झलक नज़ारों की चिन्मन में छोड़ आए हैं, और निगाह शौक को उलझन में छोड़ा है। और अवध की शाम, बनारस की सुबह का आलम किसी हसीन के आंगन में छोड़ा है। वाह वाह वाह। और कुबला जिस हसीन के आंगन में छोड़ा है, उसके लिए एक शायर ने कहा है जिसका मैं बड़ा कायल हूँ, और बहुत उसको मैं 10 बस्ता नाम ले लेकर उसको पूछता हूँ, हमारे साथ कमर जलाली, कि बिना बुलाए हसीनों का आना जाना था। लेकिन हसीनों के छोड़ा तो तस्करा के बिना बुलाए हसीनों का आना जाना था। कमर खुदा की कसम, वो भी क्या जमाना था। ना रोकिए हमें कहने से अब के बशर है, वो मेरा वक्त था, ये आपके मेरा वक्त था, ये आपका जमाना। उस्ताद कमर के साथ बहुत वक्त गुजरा, और हर एतबार से गुजरा। उनको मैंने, जहाँ मैं रहता था नाजाबाद में, सामने डॉक्टर यावर अब्बास साहब होते थे, और उनके यहाँ वो इलाज के लिए आते थे। वक्त है या मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, बता दीजिए। मैं तो ऐसे ही जिक्र का भी जिक्र करेंगे, उस तरफ जा रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर पे आगे से तो अब दिल और जिगर आएगा। बस इतना सा था कि वो डॉक्टर यावर अब्बास के आते थे, और इलाज मांझे की गरज से घंटों बाहर स्टूल पे बैठे रहते थे। जब सारे मरीज चले जाते थे, उनके पास जाते थे, इलाज मांझा तो दरकिनार,
यावर अब्बास साहब दराज से एक निकालते थे फाइल, उसमें तमाम उस दौर और अहद के बड़े लिखने वालों का हाथ का लिखा हुआ कलाम होता था, जिसकी मरम्मत फरमाते थे उस्ताद कमर। दुख की बात यह है डॉक्टर साहब कि वो 10 रुपए लेते थे एक गज़ल की मरम्मत के। कहीं दुख की बात की एक जुमला मैंने उनका मोटरसाइकिल में बैठे थे पीछे छोड़ने गया था, सुना, आंखें नम हो जाती हैं। कह लेंगे रियाज मियाँ आज तो मेरी बन आई, आज तो मेरी बन आई। अरे मियाँ आज तो 8 गज़लें मिल गई मरम्मत के लिए, कल को जब आऊँगा तो 80 रुपए मिल जाएंगे, उसमें उसका दुकान वाले का उधार भी चुका दूंगा, कुछ पैसे बीवी से छुपा के रख लूंगा, अगले वक्त में उधार न ले। कितने दुख की बात है। और उनमें नामवर लोगों के नाम है, मुझे पता है, मैं इस वक्त नहीं दूंगा नाम सामने। तो उस्ताद कमर ये जिगर के चूंकि आपका प्रोग्राम है, जिगर मुरादाबादी पे मैंने भी कई जूम महफिल रजीमा को पता है बहुत की मैंने, और जिगर से जो निस्बत मेरे घराने की है वो ये है कि जिगर का जो करीबी शागिर्द रहे सबसे करीबी राज मुरादाबादी, ये भी वहीं के थे, और उनके यहाँ इनका आना जाना था। और जिगर के जब आते थे तो हमारे खाला लट्ठा आता था, वहीं नाप लेके उनके पजामे सिला करते थे, और हर पजामे के 1 रुपया वो देते थे राज साहब के बच्चों को, जो उसको ईदी समझ के अपने पास महफूज कर लेते थे। इन्हीं जिगर का वाक़या कल आपको डॉक्टर साहब थे बता रहा था, मुशायरे में वो आए हुए थे जिगर वहाँ लाहौर। आमतौर पे होता है किसी शायर को अगर मुशायरे के लिए बुलाया जाए तो जब तक बड़ा मुशायरा ना हो जाए किसी और मुशायरे में पढ़ने की इजाज़त नहीं होती, इखलाकन भी सही है। तहाँ वो तांगे में बैठे जा रहे थे, राज साहब भारी भरकम जिस्म के आदमी थे, अगर पीछे उनके साथ बैठते तो आगे से घोड़ा खड़ा हो जाता। तो आगे बैठे जिगर साहब, पीछे बैठे शेरवानी वानी पहने हुए मुनहनी से। तांगे की रफ्तार क्या होती है। एक साहब गुजरे, अरे आदाब जिगर साहब है आप क्या? उन्होंने कहा रोको तांगा। तांगा रोका, उतरे ऊपर कोई उनको पुराने मिलने वाले थे मुरादाबाद के या वहीं के रामपुर के, उनसे बगलगीर हुए, कैसे मारे मुझ आप कल आइए मेरे यहाँ घर में, नहीं परसों मेरी महफिल हो जाए फिर मैं आगे रहूँगा करके वो आगे बैठे, राज भी बैठे। और जैसे ही चले तो राज साहब ने पूछा हुजूर ये कौन थे? कहने ये फला 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 के नमाज़े पोते थे, लेकिन कब वक्त उसने भी मेरी जेब काट ली, बगलगीर हुए और जेब काट ली। तो राज साहब आप लोगों ने पता नहीं मालूम, वो रामपुर के पठान, मेरे खालू, बल्कि बदतमीज पठान। मतलब ये कि देखिए मैं एक दफ़ा एक साहब मेरे यहाँ थी, उन्होंने जर्दे के साथ कबाब चख लिया, लोग मुतंजन खाने का जो होते हैं, जर्दे के साथ जो कबाब किया उन्होंने तड़ से हाथ मारा, बदतमीज निकल जाओ मेरे घर से। इस कदर वो मतलब बदतमीज आदमी। तो जब उन्होंने देखा कि जिगर उनको उस्ताद की जेब काट ली और तांगे वाले को रोका, और गालियां बकते हुए तांगे, गालियों में मशहूर थे, उतरते वो तांगे से गए, जिगर ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहेंगे राज छोड़ दो, हो सकता है जरूरतमंद हो। अब ये देखिए ये बातें जो मैंने प्रोग्राम में इसकी की हुई थी, लोग भी थे। यही जिगर मेरे वालिद मरहूम, जो लोग वाकिफ नहीं है, नियाज साहब ने उनके ऊपर तनकीद की बेइंतहा, निगाह रिसाला निकल, आपके वालिद साहब जी नियाज फतेहपुरी, नियाज फतेहपुरी साहब ने इतनी सख्त तनकीद की थी जिगर पे कि जिगर और उनके दरमियान में एक बाकायदा दरार पड़ गई थी। और वजह उसकी ये थी कि नियाज साहब कहते थे, मैं भी उनका ताइब हूँ, मतलब ये नहीं कि जिगर का मुझे कम से कम 100 शेर याद है, अभी याद आ गए अभी सुना दूंगा, लेकिन वो कहते थे ए शराब पी की शादी करता है, बी तरन्नुम से पढ़ता है। अगर इसके कलाम को आप तरन्नुम के बगैर पढ़ें तो आपको जा बिजा इसमें ऐब दिखेंगे। ये निगार का जो सारा निकलता था, 30s की बात कर रहा हूँ, उसमें सबके जो कलाम छपते थे जगह जगह उसमें उनके तबसरे होते थे। तो जिगर पे उन्होंने ही तबसरा किया। एक और मैं बात बता दूं कि नियाज साहब हसरत मोहानी के इतने मानने वाले थे कि तंजीम बनी थी कि उर्दू ज़बान के उर्दू शायरी की 4 सुकून उस दौर के कौन सा रख किए जाए, 4-5 आदमी का उस पर पैनल था। नियाज साहब ने उसमें जिगर का नाम निकाल के वहाँ हसरत को डबाया, और इसी उस पर कि हसरत की शायरी एक तहजीब की तर्जुमानी करती है, उनकी शायरी सिर्फ नगमात की गम्माजी करती है। इसी तरह बहुत बड़ा नाम फिराक गोरखपुरी का, नियाज साहब के दोस्त भी थे, छोटे भी थे। उसी रिसाले में नियाज साहब ने लिखा कि नरंग ख्याल 1934 नरंग ख्याल में फराक की गज़ल नज़र से गुजरी,
बड़ी खुशी हुई देख के कि पूरी गजल में कोई भी शेर बेवजन नहीं है। जिगर साहब, फराग साहब को जब पता चला, वो लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हो रही थी 42 में उर्दू की, वो आए, उन्होंने नियाज साहब से कहा मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कहीं आ जाइए, मेरे पास तो कोई वो फाटक खुला होता है छोटे से घर का। वो आए और नियाज साहब ही पुराने जब भाग गए। फराग बहुत सख्त मिजाज आदमी, सख्त कट्टर, वो गुफ्तगू करते में बाद वक़्त लिहाज से भी उतर जाते, तो तस्करा और किताबों में लिखा है। अब जब वो आए, नियाज साहब भाग गए कि मेरे उस जुमले के ऊपर ये गुफ्तगू करेंगे। अरे बैठो बैठो, बैठे, कहेंगे भाई तुमने उस जगह की फला चीज गजल पढ़ी थी? जी जी। उसको अगर तुम बगैर तरन्नुम को पढ़ो तो कितने ऐप दिखेंगे? कहेंगे जिगर के शेर सारे वजन में लगते हैं, इसलिए वो गुनगुना के तरन्नुम में पढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा फराग तुम अपनी भोंडी आवाज में तरन्नुम में पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन शेर कहते वक्त गुनगुना लिया करो। देखिए अंदाज, शेर पढ़ते वक्त गुनगुना लिया करो तो कोई शेर भी बेवजन नहीं होगा। ये चीजें डॉक्टर फरमान फतेहपुरी ने अपनी याददाश्त में लिखी हैं, जो पुराने लोगों उन्होंने तस्करा किया है। जिगर के हवाले से रशीद अहमद सिद्दीकी अपनी किताब में लिखते हैं, मेरे दौर और अहद के दो पसंदीदा शायर जिगर और हसरत। जिगर की शक्ल इतनी बुरी कि उनकी तरफ देखना मुश्किल है, और हसरत की आवाज इतनी खराब है उसको सुनना मुहाल है। चिड़चिड़ी आवाज थी बच्चों की तरह हसरत की। कुछ रिकॉर्डिंग है मैंने सुनी कहीं, बहुत ही थी। अक्सर मुशायरे में जब जाते तो हसरत को नहीं बुलाया जाता था, और बस अगर ये जिगर होते तो बहरहाल महफिल रोक लेते थे। दोस्तों बहुत शुक्रिया। क्या कहने थे, बहुत सुनाने को सुनाने दास्ताने गम, मगर किससे उन भीगी हुई पलकों को देखा जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं आज कुछ लिख के नहीं लाई हूँ, हस्ब मामूल। और मैं जिगर पे थोड़ी सी बात करूँगी, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बातें जो कि अभी तक नहीं आई हैं सामने किसी शरीक के ज़रिए। एक तो ये कि आपको शायद ये पता होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है कि जिगर शराब नोशी करते थे और शराब नोशी से गायब हो गए थे। जिगर और असगर गोंडवी जो थे वो हमजुल्फ थे, बहुत से लोग जानते होंगे ये बात। और जिगर की शराब नोशी की वजह से उनका घर टूट गया था, और उसकी वजह से ही हुआ कि जब लिहाजा उनकी ज़ाहिर शादी असगर ने करवाई थी जिगर की, तो उनकी बीवी ने ज़ाहिर बहुत उन्हें बातें सुनाई कि कहाँ फंसा दिया मेरी बहन को। चुनाचे उन्होंने कहा कि अब वो तो तलाक मांग रही है, तलाक दी जाए, तलाक दो तुम। जिगर से मुतालबा किया गया, उन्होंने तलाक दे दी। जब तलाक दे दी तो उनकी जो बीवी थी उन्होंने कहा कि 2 महीने तो एक शख्स के निकाह में नहीं आ सकती शरण, लिहाजा अब आप मुझे छोड़ दें और नसीम से निकाह कर लें। चुनाचे उनका निकाह जिगर की बीवी से हुआ, यानी नसीम से। और नसीम से जब उनकी शादी, उसके कुछ अरसे बाद असगर का इंतकाल हो गया, तो लिहाजा एक हलाला या कोई ऐसी सूरत हाल नहीं रही बाद में, और फिर ज़ाहिर उन्हीं की अहलिया रही। और उनकी शराब नोशी को छुड़ाने में कहते हैं एक तवाइफ का हाथ था, जो कि ये बात बहुत पहले मैंने अपने उस्ताद से सुनी थी। ये तो थोड़ा सा उनका तारुफ था। ये भी बता दूं कि बरसगीर में जिगर के शेरों को बहुत अडॉप्ट किया गया है बहुत सी जगहों। मसलन जो एक बहुत मार्गतुल आरा नावल है, इसका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, आग का दरिया, उसका अनुमान ज़ाहिर जिगर के शेर से लिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना उनका मिसरा है। दूसरे नासिर हुसैन जो कि बरसगीर के एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं और आमिर खान के चचा हैं जी, तो उन्होंने अपनी जो फिल्म कंपनी बनाई थी उसका जो लोगो है उसमें जिगर बने की शक्ल है, जिगर की शबीह है। और उसका जो स्टार्ट होता है, जैसे कि आर के फिल्म का स्टार्ट होता है वॉयलेंट पकड़े हुए राज कपूर, तरह इनकी जो फिल्म है नासिर हुसैन NH फिल्म जो है, उसका जो इफ्तिताह होता है वो जिगर के शेर से होता है। क्या उसने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम पाक नशीनों की ठोकर का ज़माना। तो उन्हें अडॉप्ट भी किया गया है। तीसरा जो मैं जिक्र करूंगी वो ये कि उनका एक बहुत खूबसूरत शेर है जिसका मुझे पहला मिसरा बिल्कुल याद नहीं आ रहा, अगर किसी को याद हो तो बता दे। लेकिन दूसरा मिसरा है किस तरह तुझको देखूं नज़ारा दरमियान है। बहुत ही जैसे समझ लीजिए कि फिनोमेनोलॉजी पे एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, एक स्कूल ऑफ थॉट है फलसफे। इस पे कुर्रतुल हैदर का एक बहुत ही खूबसूरत अफसाना, ये अफसाना इंटरनेट पे मौजूद है और इसका नाम ही है इस अफसाने का नज़ारा दरमियान है। और मैं मतलब ये कि जो लोग पढ़ने में मतलब उसे दिलचस्पी रखते हैं वो ज़रूर पढ़ें।
تو یہ 2-3 جگہیں جہاں انہیں اڈاپٹ کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے کیونکہ شاعر کی لیگیسی یا شاعر سے زیادہ اہل فکر کی جو لیگیسی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب میں تھوڑا سا ان کے شعروں پہ، ان کی شاعری پہ بات کر لیتی ہوں۔ جو جس وقت جگر کا ظاہر جگر نے ذرا تھوڑے سے ترقی پسند تحریک سے ذرا سا پہلے سے ان کی شاعری کا آغاز ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن شعراء کو ترقی پسند تحریک میں بڑی عزت ملی، جگر اور حسرت اس میں بڑے پیش تھے۔ حالانکہ ترقی پسند تحریک بالکل جدید نظم کی، جدید شاعری کی تحریک تھی، انہوں نے ایک طرح سے غزل کو تقریباً رد کر دیا تھا، تقریباً۔ لیکن جیسے بھی آپ نے رشید احمد صدیقی کا ذکر کیا، رشید احمد صدیقی بھی سیکولر تھے اور ترقی پسند تحریک سے بہت متاثر تھے۔ تو ایسے تمام آپ کو بہت اکابرین نظر آئیں گے جو کہ جگر کی اور حسرت کی، جسے کہتے ہیں کہ بہت مدح کرتے ہوئے، نادہ سرائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حسرت کا تو چونکہ زندگی کا ایک سیاسی پہلو بھی تھا، تو کیونکہ وہ بہت ظاہر ہے کہ سوشلزم کے بہت بڑے حامی تھے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ لیکن یہ کہ جگر میں تو ظاہر صرف شاعری ہی کی بیس تھی ان کی، اگر وہ انہیں ترقی پسند تحریک میں انہیں اتنا سراہا جاتا تھا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ترقی پسند انہوں نے بہت قابل اتنا سمجھا ان کی شاعری کو۔ بعد میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی لہر آئی ترقی پسندی میں، تھوڑا سا جب بعد کا زمانہ آیا کہ انہوں نے غزل کے اس تہذیبی سرمایہ کو، جو میں سمجھتی ہوں بہت بڑا تہذیبی سرمایہ ہے غزل ہمارا، تو اس کی طرف ان کی توجہ ہوئی اور اس سے جسے کہتے ہیں کہ استفادے کی صورت نکلی۔ اب میں جگر کے ایک شعر پہ بات کر لیتی ہوں، وقت ملا تو 2 پہ کر لوں گی۔ ایک شعر ان کا ہے اور اسے گایا بھی گیا ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں گدے سے نکال دو، یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ اچھا، یہ ظاہر سکتا بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہو کہ ہمارے یہاں شاعری میں جتنے تلازمات، استعارے، سمبلز یہ جتنے بھی آئے ہیں وہ سب فارسی شاعری سے۔ ہمارے یہاں مقامی تلازمات بہت کم ہیں۔ ظاہر ساقی اور مے خانہ اور میکدہ اور رند اور سبو اور جام اور خم اور ساغر یہ سب وہیں کے استعار ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ شعر بہت سے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ بڑا ہانٹ اس لحاظ سے کرتا ہے کہ جب تک شعر یا ادب کوئی بھی آپ کی زندگی کے تجربے سے ریلیونٹ نہیں ہے، تب تک نہ تو آپ اس شعر کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، کیونکہ شعر سمجھنے سے زیادہ محسوس کرنے کی اور ایکسپیرینس کرنے کی چیز ہے، ادب بھی، آرٹ کی بھی کوئی فارم۔ تو یہ شعر جو ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا، مجھے بہت سے ایسے لوگ جو کہ میرا خیال ہے میرے اوپر بھی یہ وقت آیا ہوگا، جب نئے کالج میں پہنچتے ہیں تو اپنے آپ کو، یا یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا دانشور سمجھتے ہیں کہ 4 کتابیں ہم نے زیادہ پڑھ لی ہیں اپنے ماں باپ سے۔ تو مطلب یہ کہ وہ دور ہوتا ہے، وہ دور ختم ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کا ہوتا ہے وہ دور۔ تو یہ شعر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس رویے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ سنبھال نہیں سکتے اپنے علم کو، اپنے ہنر کو، اپنے پیسے کو، جو بھی ان کے اندر خوبی ہے، وہ یہاں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ کم از کم پہلے اپنے آپے میں رہنا سیکھے، اس کے بغیر نہ وہ سیکھ سکتا ہے، نہ اس میں تہذیب نفس آ سکتی ہے۔ یہ شعر ظاہر ہے اس کا بہت تہذیب نفس سے بہت زیادہ تعلق ہے اس شعر کا، تو یہ تھوڑا سا میں اس کی تھوڑی سی تشریح یہ ہے۔ دوسرا جو ایک شعر ابھی پڑھا گیا تھا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، عرفان محبت عام تو ہے، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام۔ اس شعر کو بھی میں بہت سے کہتے ہیں کہ اپنے سے کہتے ہیں کہ زندگی کے تجربوں پہ یا جو انسانی تجربے پہ جب تک میں اس کو دیکھتی ہوں کہ کس طرح اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے کوئی شعر پڑھا ہو 25-30 سال پہلے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شعر آپ کو ایک خاص تجربے کے موقع پہ بڑا ہانٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ شعر اس طرح لکھا گیا تھا، اور یہ تو یقیناً میرے مطلب ہے کہ اس تجربے سے بڑا قریب ہے، انسانی تجربے سے۔ تو میں فیضان محبت، تو ظاہر ہے کہ یہ کہ محبت تو سب کرتے ہیں، میں ظاہر پہلے مصرے کی تو خیر کیا تشریح کروں، بہت آسان ہے، لیکن دوسرا جو مصرع ہے وہ فیضان محبت یہ ہے کہ محبت تو بہت موجود ہے ہر طرف، لیکن عرفان محبت کو میں سمجھتی ہوں یہ ای کیو ہے، اس سے ای کیو کا اس سے تعلق ہے، ایموشنل کوشنٹ کہلاتا ہے کہ ایموشنلی آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، اور ایموشنلی آپ اس محبت کو کس طرح مطلب یہ کہ محسوس کرتے ہیں یا اس کا ادراک کرتے ہیں، اور کس طرح آپ کی زندگی میں وہ محبت جو ہے وہ اہم ہے یا ہوئی ہے، اور یہ کام اور یہ تجربہ وقت کے ساتھ آتا ہے۔ یہ کبھی بھی ظاہر ہے ایک 17-18 سال کی لڑکی یہ تجربہ نہیں کر سکتی، اور نہ اس بات کو اس طرح محسوس کر سکتی ہے۔ بقول میں کسی کے کہ ایک شعر غالب کا، ظاہر ہے کہ یہ 18 برس کا لڑکا تو یہ شعر نہیں کہہ سکتا، ہو چکی ہیں غالب بلائیں سب تمام،
एक मर गए नादानी और है। तो ये तो कोई 70 साल का बुढ़ा कह सकता है जिसने जिंदगी के सारे सर्द गर्म चख लिए हों। तो मैं इसलिए शेर के एजाज को इसीलिए मानती हूँ कि शेर या अदब या आर्ट की कोई भी फॉर्म इंसानी जिंदगी तजर्बे से बहुत रेलेवेंट होता है। बस मुझे यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। मैं भी जिगर साहब के एक शागिर्द का जिक्र करूँगी जो कि हैं उमर बाराबंकी। उन्होंने जिगर के बारे में क्या लिखा तो उस मजमून से कुछ इक़्तिबास पढ़ूँगी। तो सबसे पहले तो एक दफ़ा जिगर के कुछ कलाम की मैं ट्रांसलेशन की कोशिश कर रही थी तो वो गूगल ने उनके नाम का भी तर्जुमा कर दिया था। चलिए उसको जो है वो लिवर और उसको नहीं उसको लेबर विश और पॉपुलेशन जिगर मुराद आबादी तीनों तर्जुमा कर दिया। तो ये जो है बिल्कुल एक नई ज़बान वजूद में आ गई। जैसा अब्दुल कलाम आजाद की हिंदी ये थी महाबकू छुटेरा। हाँ महाबकू छुटेरा अब्दुल कलाम आजाद महाबकू। तो ये जिगर के बारे में काफ़ी दिलचस्प बातें आप लोगों ने बताई। कुछ एक आध बात और थी, वो काफ़ी उनकी ज़िंदगी में दिलचस्प बातें थी। नवी में फेल भी हुए थे तो मेरे लिए काफ़ी दिलचस्प बात है। नवी में फेल हो अभी 15 साल की उम्र में पटवारी की बेगम को इश्किया खत लिखा। मतलब पटवारी की बेटी को लिखते बेगम को इश्किया खत लिखा तो आई थिंक दैट रिक्वायर्स गट्स। तो और फिर वो जो आपने कहा कि उनकी शराब नोशी तवाइफ ने छुड़वाई थी तो फिर उसके बाद तवाइफ को रमी ने छुड़वाया था। तो ये पूरा सीक्वेंस है। तो ये दिस वाज बाय द वे। और जिगर के शागिर्दों का जैसे आपने राज मुरादाबादी का जिक्र किया तो जिगर एक्चुअली उन्होंने बहुत शागिर्द कभी बनाए नहीं थे। वो सादी शागिर्दगी की रस्म से बेजार थे, उसे नफरत की नज़र से देखते थे। लेकिन उनके कई शागिर्द ऐसे हैं जिन्हें बिल जबर शागिर्द कहा जा सकता है क्योंकि वो ज़बरदस्ती शागिर्द बन जाते थे, उनसे मुंसलिक हो जाते थे और फिर वही उनकी इस्तिफादा करते थे, उनसे इस्लाह तो लेते ही थे लेकिन माली मनफ़अत भी लेते थे। लेकिन कुछ उनके बाकायदा शागिर्द भी हैं जिन्होंने उनसे सीखा और उसमें मजरूह सुल्तानपुरी का नाम आता है, शकील बदायूनी का और खुमार बाराबंकी का। खुमार बाराबंकी मेरे काफ़ी पसंदीदा शायर हैं तो उनका मजमून भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि उनकी जो शायरी है उसमें भी बड़ी पंच लाइन होती है। तो मजमून भी उन्होंने अपने हल्के फुल्के अंदाज में लिखा है जो कि दिलचस्प है। और जिगर की ज़िंदगी के जो हल्के फुल्के पहलू हैं उनके ऊपर उन्होंने उनका बात की है। तो वो लिखते हैं कि एक बार का जिक्र है कि जिगर साहब एक मुशायरे के सिलसिले में रावलपिंडी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। मैं भी इस मुशायरे में मौजूद था। हम दोनों अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान सैयद साहब की कोठी पर मुकीम थे। बेगम सैयद को जिगर साहब के मामूलात का कतन इल्म न था। जिगर साहब का मामूल ये था कि सुबह शाम जब बाथरूम जाते तो हवायत ज़रूरी से फरागत के बाद काफ़ी देर तक गरारे करते, इसके बाद गुस्ल फरमाते और इसी तरह घंटे पौन 2 घंटे से पहले वापस नहीं आते। पहले दिन ही दोपहर के खाने के बाद जिगर साहब सो गए और रात को 8 बजे के करीब बेदार हुए। डिनर का वक्त हो चुका था। उधर जिगर साहब बाथरूम में दाखिल हुए, उधर बेगम सैयद साहब ने इस यकीन के साथ कि मरहूम 10-15 मिनट में निकल आएंगे मेज़ पर खाना लगवा दिया। लेकिन जब 1 घंटा होने लगा तो बेगम साहबा ने मुझसे फरमाया, कुमार साहब जिगर साहब अभी तक बाथरूम से नहीं निकले। मैंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, देखिए अब कब निकलते हैं। मोहतरमा ने कहा क्यों? तो मैंने अर्ज़ किया आपको इल्म नहीं है जब से जिगर साहब ने शराब नोशी तर्क की है अक्सर अपनी पिछली ज़िंदगी और शराब को याद करके बहुत रोते हैं और घंटों रोते हैं। इस आदत ने दौरे किसी शक्ल इख्तियार कर ली है, आज भी इसी गिरिया का दौरा पड़ गया है। बेगम साहबा सुनकर बहुत मुतासिर हुई, कहने लगी जिगर साहब कितने प्यारे इंसान हैं। इतने में बाथरूम से जिगर साहब के गरारे करने की आवाज़ आने लगी। बेगम साहबा तड़प उठी, कहने लगी हाय अल्लाह ये तो रो रहे। आपको हर जगह सन्नाटा छा गया, हर शख्स को यकीन हो गया कि जिगर साहब पे गिरिया का दौरा पड़ा है। दोबारा जब मरहूम के गरारे करने की आवाज़ आई तो बेगम साहबा मुझसे फरमाने लगी, कुमार साहब खुदा के लिए जाके जिगर साहब को चुप कराएं, मेरा तो दिल उमड़ आ रहा है। मैंने अर्ज़ किया बेगम साहबा मेरी दिलजोइयों का कोई असर ना होगा, आप अव्वल तो मेज़बान हैं, दूसरे औरत भी हैं। अगर आप दिलासा दें तो मुझे यकीन है जिगर साहब ज़रूर असर कबूल कर लेंगे। बेगम साहबा मेरी बातों में आ गई, फ़ौरन बाथरूम के दरवाजे पे पहुंची। जिगर साहब पूरे खुलूस के साथ गरारे करने में मसरूफ़ थे। बेगम साहबा फरमाने लगी, जिगर साहब ना रोइए, अपनी जान हल्कान न कीजिए, खुदा आपको ज़रूर बख्श देगा। दरवाज़ा बंद होने के बायस बेगम साहबा की आवाज़ जिगर तक ना पहुंच सकी। मोहतरमा थक कर वापस आई, कहने लगी वाकई ये तो बड़ा शदीद दौर है। थोड़ी देर बाद जिगर साहब तौलिए से मुपोषते हुए बाहर निकले और खाने की मेज़ पर आकर बैठ गए। खाना शुरू हुआ, जिगर साहब ने लुकमा ही उठाया था। बेगम साहबा बोली, जिगर साहब आप ये दौरा
कब पड़ता है? जिगर साहब बखला से गए, कहने लगे कौन सा दौरा? बेगम साहब ने फिर कहा यही गिरिया का दौरा। जिगर साहब की समझ में कुछ नहीं आया, फरमाने लगे बेगम साहब आपको क्या हो गया है, कैसा दौरा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? अब बेगम साहब से रहना गया, कहने लगे खुमार साहब से मालूम हुआ कि तड़के शराब के बाद आप अक्सर गिरिया फरमाते हैं, चुनाचा अब भी जब आप बाथरूम के अंदर जोर जोर से रो रहे थे तो मैं काफ़ी देर आपको चुप कराने की कोशिश करती रही। ये सुनते ही जिगर साहब बरस पड़े, लाहौर बरस पड़े। मैं रो रहा था या गरारे कर रहा था? अब तो सब पर बिजली से गिर पड़ी। और जिगर साहब की नज़रें मेरी नज़रों की तरफ मुड़ी, उनमें बरहमी भी थी और मोहब्बत भी थी। और एक किस्सा मैं और बयान करूँगी उनका, बस ये 2 किस्से मैं बयान करूँगी। तो ये शरारतें तो खुमार साहब की हैं जो उन्होंने अपने उस्ताद के साथ की हैं, लेकिन उसमें जिगर साहब की भी शख्सियत की, उनका भी मिजाज का अंदाज़ा होता है कि किस तरह वो उनको बरहमी से देखते थे मगर मोहब्बत से भी। तो ये दूसरा किस्सा जो है ये उनकी एक तस्वीर के बारे में है कि ढाका मशरक़ी पाकिस्तान में मुशायरा था और जिगर साहब कलकत्ता के लिए लखनऊ से रवाना हुए। जब ट्रेन पटने पर पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर जमा कुछ तालिब इल्मों ने हम दोनों को पहचाना और सब हमारे कंपार्टमेंट में आए और ऑटोग्राफ लिए। साथ ही साथ इन लोगों ने हमसे हमारे फ़ोटो मांगे। मेरे पास अपना कोई फ़ोटो ना था, अलबत्ता जिगर साहब ने इन लोगों को अपनी एक तस्वीर अता कर दी। वो लोग चले गए। अब मैंने जिगर साहब से अर्ज़ किया मुझे भी आपकी एक ऐसी तस्वीर दरकार है जिसका साइज़ इतना हो कि आपके खदोखाल वाज़े तौर पर नुमायाँ हो। जिगर साहब ने फरमाया आपको इतनी बड़ी तस्वीर क्यों चाहिए? मैंने अर्ज़ किया ये जानकर आप क्या कीजिएगा, बस ये समझ लीजिए ज़रूरत है, बेहद शदीद ज़रूरत है। जिगर साहब ने फिर इसरार किया कि क्या ज़रूरत है? मैंने ज़रूरत बताने से गुरेज किया। अब जिगर साहब झुंझला गए, फरमाने लगे जब तक आप ज़रूरत नहीं बताएंगे मैं तस्वीर नहीं दूंगा। मैंने सर झुकाकर निहायत अदब से अर्ज़ किया जिगर साहब मेरे बच्चे रात को बहुत रोते हैं, किसी चीज़ से नहीं डरते, इसलिए तस्वीर की ज़रूरत। जिगर साहब चुप हो गए, कलकत्ता तक मुझसे बात नहीं की। तो ये उनके 2 किस्से थे। शेर तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सुनाए, लेकिन मैंने कहा कि शायर हमें लगता है हर वक्त रोते ही रहते हैं, लेकिन शायरों की जिंदगी में कुछ जो है वो की बात भी होती है, कभी कभी बेचारे हंस भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया। किसी ने हमें जिक्र नहीं किया, 1890 की इनकी पैदाइश थी और 1960 में इंतकाल हुआ। तो जिगर ने जब होश संभाला तो अल्लामा इकबाल उस वक्त के सबसे बड़े शायर थे। इकबाल की शायरी में नज़्म की बहुत अहमियत थी। हालांकि इकबाल के उस्ताद दाग दहलवी गज़ल के शायर थे। जिस ज़माने में कौमी और इस्लाही शायरी को उरूज मिला, उस ज़माने में जिगर ने इकबाल के अंदाज को तरवीज देने के बजाय दाग की रिवायत को ज़िंदा रखा। जिगर बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे और ये जिगर का सबसे बड़ा कारनामा है जो गज़ल की रवायत है, जो तिलमीज़ बहन ने बताया कि उसको ज़िंदा रखा। हालांकि उस ज़माने में जो हाली की तहरीक चली थी वो, उसके बाद इकबाल भी उस तहरीक को आगे लेके चले थे, ये तो गज़ल के बहुत खिलाफ थी और उसकी रवायत के खिलाफ थी। न सिर्फ ये कि जब 1936 में हिंदुस्तान में सैयद सज्जाद ज़हीरी की सरबराही में जो तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद पड़ी थी, उसके भी ये रुकन बन गए जिगर मुरादाबादी। और वो भी जनाब अदब बराए ज़िंदगी की बात करता था, अदब बराए अदब की तो बात ही नहीं होता थी। और सारे की सारी उसकी शायरी जो है वो तो नज़्म की थी। अब जिगर मुरादाबादी बिल्कुल एक ऑड मैन आउट आपको नज़र आते हैं उस वक्त के हिसाब से कि, और उस तहरीक से वाबस्ता हैं जिस पे गज़ल को मायूब समझा जाता है, लेकिन वो बहरहाल गज़ल कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उससे मुतासिर ना हुए हों। जो तहरीक चल रही थी उन्होंने नज़में भी कही हैं, हालांकि वो नज़मों के बारे में नज़मों के हवाले से मशहूर नहीं है। और मुझे पता था सब लोग गज़ल का शार सुनाएंगे, तो मैंने जानबूझ के उनकी नज़में ढूंढी। मैंने कहा चले कुछ नज़म पे उनकी बात की जाए कि उन्होंने नज़मों के बारे में क्या कहा है जो उनको पसंद नहीं थी। अच्छा, वो इकबाल को भी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। बाय द वे उनका कहते बंगाल, अरे बंगाल का बड़ा ज़बरदस्त कहत आया था 1943 में। आपको पता चलेगा वो भी ब्रिटिश की जो मिस मैनेजमेंट थी हिंदुस्तान के अंदर, ऊपर से जो भी गल्ला होता था वो सब का सब ब्रिटिश फौज को भेजा जाता था, ताकि वो, क्योंकि जर्मन के खिलाफ लड़ रहे थे, जापानियों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उसमें 30 से 40 लाख शायद बंगाली मरे थे। जिसकी वजह से हमारे यहाँ उर्दू में एक जो भूखा बंगाली जो एक टर्मिनोलॉजी भी आई है। तो हर कहते बंगाल के बारे में इन्होंने नज़्म लिखी है। अब देखिए इसके अंदर भी जो है एक आपको जो रेजिस्टेंस आपको नजर आती है ना, जो कि जो बात के शोरा में नजर आती है आपको। बंगाल की मैं शाम सहर देख रहा हूँ, हर चंद के हूँ दूर मगर देख रहा हूँ। सैयाद ने लूटा था अनादिल का नशे मन, सैयाद का जलते हुए घर देख रहा हूँ।
ایک تیغ کی جنبش سی نظر آتی ہے مجھ کو، ایک ہاتھ پسے پردہ در دیکھ رہا ہوں. دیکھیے نظم بڑی اچھی انہوں نے، بڑی پاورفل انہوں نے بات کی ہے. اسی طرح جب غزل کی بے توقیری پہ ایک بڑا مشہور شعر ہے جو کہ 1947 میں مشاعرہ ہوا تھا، دسمبر میں لکھنؤ مشاعرہ ہوا تھا، اور تھی ترقی پسند لوگوں کی مشاعرہ. اس پہ انہوں نے یہ ایک کچھ شعر پڑھا تھا. یہ شعر بڑا مشہور ہے ان کا. فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل. ہے زخم کائنات جو ہندو ہے ان دنوں، ہے داغ زندگی جو مسلمان ہے آج کل. ہونے کو یوں تو روز نئی ہیں عنایتیں، اردو زباں پہ خاص کر احسان ہے آج کل. یہ ہندوستان میں جو تقسیم کے بعد اردو پہ ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ غزل کی باتیں انہوں نے بڑے اچھے کہے ہیں، کچھ نظموں بھی انہوں نے کہی ہیں. عالیہ احمد سرور غزل اور جگر کے بارے میں لکھتے ہیں. نظم غزل اور جگر کے بارے میں عالیہ احمد سرور کا یہ ہے. اب ایک بات پڑھ کے بتاتا ہوں. نظم کہنے والا غزل گو شاعر سے کسی طرح کم درجے کا شاعر نہیں ہے، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو اپنے جدید ذہن اور نئے ادبی شعور کی وجہ سے غزل سے بہتر، جامع اور ترقی یافتہ صنف کا علمبردار ہے. غزل کے ذریعے ہم موجودہ نسلوں کی ذہنی عکاسی تو کر سکتے ہیں مگر اس کی قیادت نہیں کر سکتے. نظم اس ذہنی قیادت کے لیے زیادہ موضوع ہے. ادب کو ہم زندگی کا آئینہ ہی نہیں کہتے، زندگی کو سدھارنے و سنوارنے کے ذریعے سمجھتے ہیں. ہم شاعری کو پیمبری مانتے ہیں، غزل میں یہ پیمبری ممکن نہیں. اس کے لیے نظم کی وسعتیں و گہرائیاں زیادہ موزوں ہیں. غزل کے شاعر پر یہ بوجھ رکھا جائے تو یہ اسے نہیں اٹھا سکے گا. وہ بعض مخصوص لمحات میں بعض اشارات کے ذریعے سے اس پیمبری تک پہنچ سکتا ہے، مگر اس کا آرٹ اسے زیادہ دیر تک اس بلندی پر نہیں رہنے دے گا. غزل کا کمال یہ ہے کہ وہ اچھا آئینہ ہے. آئینے کی اہمیت سے انکار کرنا بھی کفر ہے اور آئینے کو انجمن سمجھنا بھی. اس لیے جگر کی شاعری میں اگر دعوت فکر کم ہے تو اس کی وجہ سے کہ وہ غزل کے شاعر ہیں، اور اپنی غزلوں کی وجہ سے وہ زندہ رہیں گے، اپنی نظموں کی وجہ سے نہیں. ان کے مزاج میں اور نظم کے فن میں مناسبت نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کے نظموں میں غزل کی خوبیاں اور خامیاں ملتی ہیں. میں آپ کچھ اور شعر سناؤں گا ان کے نظم کی، اس میں آپ کو یہ غزل کا آپ کو رنگ نظر آئے گا. نظم کی خوبیاں اور خامیاں، ان کی نظموں میں غزل کی خوبیاں اور خامیاں نظر آتی ہیں، نظم کی خوبیاں اور خامیاں نہیں ملتی. دعوت فکر نے فانی کو یاسیت کا اور قنوتیت بنا دیا تھا. میر نے اس فکر سے اپنا دامن بچایا، اسی وجہ سے میر فانی کا سا مہذب شعور نہ رکھتے ہوئے بھی فانی سے بڑے شاعر ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ فانی جو ہے بہت ہی مایوسیوں کے شاعر تھے. جگر اسی زمانے کے ہیں. جگر کی غزل فانی کی گہرائی، ان کی انفرادیت، ان کی نشتریت کو نہ پہنچتے ہوئے بھی ہمارے لیے زیادہ صحت مند، رنگین اور دلکش اور جاندار ہے. فانی کی طرح جگر نے کبھی موت کو امین نہیں سمجھا. انہوں نے کبھی شب غم کے پرستاری نہیں کی. انہیں زہر غم سے محبت کبھی نہیں ہوئی، عرفان غم سے ہوئی. تو یہ کچھ جگر کے بارے میں تھی. اب میں آپ کو کچھ ایک نظم ہے ساقی سے خطاب، اس کے چند اشعار بتاتا ہوں، اور اس میں بڑے خوبصورت اشعار ہیں. یہ ساقی سے خطاب. مجھے ڈر ہے کہ اس ناپاک تر دورے سیاسی میں، مجھے ڈر ہے کہ اس ناپاک تر دورے سیاسی میں بگڑ جائے نہ خود میرا مذاق شعر و سخن ساقی. کہیں اب یہ شعر نہیں ہے، کہیں ملحد نہ بن جائیں میرے افکار سنجیدہ، کہیں ملحد نہ بن جائیں میرے افکار سنجیدہ، کہیں مرتد نہ ہو جائے میرا ذوق سخن ساقی. کیا خوبصورت ہے. اچھا، کہیں خود، اب اگلا شعر نہیں، کہیں خود حسن رہ جائے نہ قومی ملکیت بن کر، کہیں خود حسن نہ رہ جائے، کہیں خود حسن رہ جائے نہ قومی ملکیت بن کر، کہیں خود عشق ہو جائے نہ محدود وطن ساقی. ٹھیک ہے نا. یہ وہ اس ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہیں اور یہ اپنی بتا رہے ہیں. عجب کیا ہے یہ بہکی باتیں رنگ لے آئیں، بہت باہوش رہتا ہے میرا دیوان اپن ساقی. اور آخری شعر دیکھیے، اس میں اقبال کا اپنا رنگ نظر آئے گا دونوں مصروں میں. نمود صبح کاذب ہی دلیل صبح صادق ہے، نمود صبح کاذب ہی دلیل صبح صادق ہے، افق سے زندگی کی دیکھ
वो उभरी किरण सा। और वो जो बात के 2 में से मुझे याद आता है ना कि दलील सुबह रोशन है तारों की तुनक ताबी, ठीक है ना, उसमें इसे नमूद सुबह काज़िब है दलील सुबह सादिक है। फिर उफ़ुक़ से ज़िंदगी की देख उभरी किरण साक़ी, वह कि मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो इसमें बाग़ को रंग भी नज़र आते हैं। बाहर ये मेरी तरफ से जिगर के बारे में मसूद कादी कहते हैं मुझे। और अभी मैं यहाँ पर था तो नीलोफर अब्बासी ने मुझे पैगाम आप ख़वातीन को दिया कि उनका मिलाद है अगले हफ्ते, तो आप सबको दावत दिया, तो मेरा फ़र्ज़ था पहुँचाना। अभी आपने फरमाया कि नासिर हुसैन ने एक शेर था उसमें इस्तेमाल किया, तो ऐसे उस ज़माने से पहले महबूब खान ने इस्तेमाल किया था मौलाना ज़फ़र अली खान का कि मुद्दई लाख बुरा छाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। साहब ने नियाज़ फतेहपुरी का तारुफ किया, उनके बारे में ज़िक्र किया, तो उनके जो हमारे जिगर मुरादाबादी के जो शागिर्द थे, जैसा कहा गया कि वो ज़बरदस्ती शागिर्द बन गए, उनमें एक आप अगर पहचानते हो उनको, क्योंकि वो काफ़ी अपने आप को ज़्यादा प्रोमिनेंट शागिर्द उन्होंने ज़ाहिर किया। रिफ़ाक़तों के चिराग उनकी किताब है मेरे पास, और ये सैयद हिबाब तिरमिज़ी साहब थे, और जिस ज़माने में मुलाकात हुई है 96 में छपी है, 99 में शायद मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो मैं जब कह रहा था तो किसी ने कहा कि वो हयात थे, मैंने कहा मैंने आलिम अरवा में मुलाकात की उनसे हयात थे, जब भी तो किताब ली। बहरहाल इसके अंदर उन्होंने ये जो है जिगर की तस्वीर भी छापी, अपनी तस्वीरें छापी सनद के तौर पे, और इसमें काफ़ी ज़िक्र किया उनके बारे में। यह मौका नहीं है इतना बताने का, मगर कुछ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उन्होंने उनकी इस्लाह भी की है, और अपने इस्लाह शुदा शेर भी दिए हैं, उनके शेरों की क्या सूरत थी और उनकी वजह से क्या हुआ। तो ये इस वक्त बड़ी तफसीली है, तो मैं इसके बारे में जिगर ने जो इनकी इस्लाह की वो उसके जिगर ने जो इनकी इस्लाह की, और वो जो नियाज़ फतेहपुरी का जो धनक कोई शायद अखबार था, तो निगार ने करता था। हाँ, तो ये धनक में उन्होंने उनके नीचे उनकी किताब पे लिखा है एक तबसरा। तो ये तमाम चीज़ें मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और नियाज़ फतेहपुरी का एक शेर भी है, जिस तरह मुमकिन हो सब रंग को जारी रखिए, कामयाबी का असल राज सिर्फ इस्तकामत है। उस वक़्त उर्दू का हर पर्चा शहर की हैसियत रखता है, शहर की तरह उसकी हिफाजत ज़रूरी है। तो ये उनका नियाज़ फतेहपुरी का इसमें वो है। तो अगर आप कुछ इजाज़त दें तो मैं कुछ अच्छा, उसके अलावा इकबाल की जो बात है कि इकबाल का ना बचा बचा के तेरा किससे तेरा आईना है वो आईना, इस ज़मीन में उनका एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ, 2 शेर कि कभी शाख व सब्ज़ा व बर्ग पर, कभी गुंचा व गुलोखार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ मेरा हक़ है फसले बहार पर। जिस ज़माने में हिंदुस्तान बन रहा था या बन चुका था, तो उस वक़्त उन्होंने वहाँ पे पढ़ा था कि कभी शाख व फसल व बर्ग पर, कभी गुंचा व गुलोखार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ मेरा हक़ है फसले बहार पर। और मुझे देना गैज़ में धमकियाँ, मुझे देना गैज़ में धमकियाँ, गिरे लाख शाख पे बिजलियाँ। मुझे देना गैज़ में धमकियाँ, गिरे लाख शाख पे बिजलियाँ। मेरी सल्तनत यही आशियाँ, मेरी मिल्कियत यही चार पर। अब काफ़िए को देखो उन्होंने ज़दीफ़ को इस तरह से इस्तेमाल किया। तो मेरी मिल्कियत, इसी का शायद वजह थी कि मैंने एक शेर कहा था। अब हो जाता है कि इंसान के शायर लेता है शेर उसको किस तरह से कि कड़कती बिजलियों अपनी कड़क वहीं रखो, डरेंगे तुमसे वही जिनके आशियाने। तो ये शेर मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसी में से इस्तेमाल किया। तो पूरी तो नहीं है मगर इस्तेफादा है। तो अब ये है कि अगर आप इनके बारे में कुछ थोड़ा सा लिख दूँ, एक छोटा सा इक़्तिबास पढ़ लेता हूँ उसके बाद।
जैसे किसी बच्चे का हाथ पकड़ कर लिखना सिखाते हैं, ठीक उसी तरह जिगर साहब ने मुझसे किसी रदी व कवाफी में इब्तदान दूसरे मुसरे कहलवा कर उन पर खुद पहले मिसरे लगाकर शेर कहना सिखाया। फरमाया करते थे कि एक घोड़ा सीधा सीधा दौड़ता है और एक आड़ा आड़ा, उसका सबब घोड़े से अलग दौड़ने का एक अंदाज होता है। इस तरह मिसरे सानी पर मिसरे उला भी सबसे जुदागाना अंदाज का होना चाहिए। फिक्र के कद आदम आईने के सामने जो शख्स खड़ा हो उसी को नजर आना चाहिए। ये क्या कि कभी गालिब नजर आ गए तो कभी मोमन और कभी दाग नजर आ गए तो कभी इकबाल। सोच में इनफरादियत होनी चाहिए वरना मौरिख नज़रअंदाज कर देगा। गालिबन मार्च या अप्रैल 1942 में रात की ट्रेन से मुरादाबाद जाते हुए जब बरेली के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो जिगर साहब की कंपार्टमेंट से उनका सूटकेस चोरी हो गया। उनकी चीज़ें अक्सर चोरी जाती थी। रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इत्तेफाक से सूटकेस में दीगर सामान के साथ उनकी ब्याज वगैरह भी थी, जिसकी वजह से आनोला बरेली में चोर पकड़ा गया। बरेली में किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा था। जिगर साहब को अपना सामान शिनाख्त करने के लिए गवंडा से बरेली अदालत में तलब किया गया। स्टेशन से करीबी रेलवे पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने यहाँ उन्हें ठहराया हुआ था। मुझे तारीख पेशी से मुतालिक जगर साहब ने पहले ही बता दिया था और बरेली पहुँचने की ताकीद भी फरमा दी थी। चनाचा मैं भी उनके साथ था। अदालत के बाहर एक राउंड अबाउट था जिसमें सब्जा उगा हुआ था, जिस पर बैठकर हम दोनों इंतजार कर रहे थे कि कब नाम पुकारा जाए। काफ़ी बोर भी हो चुके थे। जिस तरह तमाम रंगों की चूड़ियाँ दुकानों में यकजा कुछ और ही मंजर पेश करती हैं, हाथों में आकर उनकी मजमूई कशिश बरकरार नहीं रहती। जिस तरह कॉलेज की लड़कियां अपने हजूम में ज़्यादा अच्छी मालूम होती हैं, लेकिन जब वो अलग अलग हो जाती हैं तो उनकी मजमूई शौकियाँ भरपूर तासुर से महरूम हो जाती हैं। इस तरह शोरा कराम भी मुशायरे में बड़ी कशिश रखते हैं और अलग अलग हो जाने की सूरत में उनकी वही कदर रह जाती है जो मेरी और जिगर साहब के बरेली कोर्ट के बाहर। बहुत आला, बहुत शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हम शायर को अगर कोई शराब पीता है, कोई भी शख्स, तो हमें क्या हक पहुंचता है कि हम उसके ऊपर कदगन लगाएं, उसका करें? क्योंकि अगर आप देखें शराब पीना ही गुनाह नहीं है और भी बेशुमार गुनाह हम करते हैं, उसके हम कभी उसको उजागर नहीं करते, उसके खिलाफ नहीं बोलते। और दूसरी चीज़, हम जिगर को शराब के हवाले से जानते हैं। गालिब जो पैसे आते थे पहले वो शराब लेते, बेगम पूछती थी कि भर में खाना नहीं शराब ले आओ, तो फरमाते हैं कि जी भाई शराब का वो खाने का जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ, शराब का नहीं लिया, उसने शराब लिया। तो ये चीज़ सोचने की बात है। जिगर बराह रास्त शराब से मुतासिर होता है। जी जी जी। वाह 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 वाह। बहरहाल जिगर मुरादाबादी की एक गज़ल 50 साल पहले मैं बहुत सुनता था, लेकिन अब मुद्दत हुई नहीं आई, तो वो गज़ल मैंने लिखी। उससे पहले मैं एक दो अशार सुनाना चाहता हूँ जादू का। ये एक ज़बरदस्त शेर है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक फैले तो ज़माना है। अब इसका देखिए, मैंने ये शेर काफ़ी बड़ी, ये 22 अशार की गज़ल है और उसमें 10 अशार हैं जिनके दोनों मिसरे जो हम काफिया, ये इनकी एक और शेर है इनका। अल्लाह रेस गुलशन ईजाद का आलम, अल्लाह रेस गुलशन ईजाद का आलम, जो सैद का आलम वही सयाद का आलम। यानी किस तरह उन्हें तौजीह की है कि सयाद और सैद को एक लाइन में खड़ा कर दिया। ये बहुत कम शोरा में ये चीज़ है। जो गज़ल मैं सुनाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये कईयों ने गाई है लेकिन मुद्दत हुई अभी सुनाई नहीं दी। कहते हैं, ये है मैं कदा यहाँ रिंद है, यहाँ सब का साकी इमाम है, ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पार साई हराम है। यानी किस तरह वो जस्टिफाई कर रहे हैं। और अब ये मालूम नहीं कि ये क्यों शेख साहब को कह रहे हैं, क्या शेख साहब इनकी महफिल में आए थे
या इनको रोका तो बहरहाल आगे शेर अभी इन्होंने तलमी साहिबा ने सुनाया है, जो ज़रा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दूँ। वाह वाह वाह। यानी अपना वो बता रहे हैं कि हमारी जो महफिल है किस नहज की है और कौन कौन इसमें है। चीदा लोग हैं, आम लोग नहीं आ सकते, सोचे की बात। जो ज़रा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहाँ तक नज़र का गुज़र नहीं, यहाँ अहले ज़रफ़ का मकाम है। अब अहले ज़रफ़ से सोचने की बात है कि उनके जहन में अहले ज़रफ़ कौन है, ये सोच। आगे कहते हैं, कोई मस्त है कोई तिश्ना लब, तो किसी के हाथ में जाम है, मगर इसका कोई करे भी क्या, ये तो मैं कदे का निज़ाम है। यानी किस तरह तस्वीर कशी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। और ये शेर ज़रा मुलाहज़ा हो किस तरह, जैसे गालिब ने भी अपने शराब नोशी को कहा था, मैं से गरज निशात है किस रूस यहाँ को, एक गू न बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। उसी तर्ज में इन्होंने कहा है, ये जनाब शेख का फ़लसफ़ा है अजीब सारे जहान से, ये जनाब शेख का फ़लसफ़ा है अजीब सारे जहान से, जो वहाँ पियो तो हलाल है, जो यहाँ पियो तो हराम है। ये भी कैसी उन्होंने एक बात निकाली है। अच्छा, आखिर में है उनका, इसी कायनात में ए जिगर कोई इनकलाब उठेगा फिर, के बुलंद हो के भी आदमी अभी ख्वाहिशों का गुलाम। बहुत आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया और सबसे उम्दा बात यह है कि मेरे ख्याल से बहुत सारे मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली गई। अनवर साहब, आपने उनका मुख्तसर जिक्र किया ज़िंदगी के बारे में, बाद में रिजवान भाई ने हमेशा की तरह मज़ीद उसके कवायद बयान किए, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात। जिगर वाकई में जो है वो कहना चाहिए कि सबसे बड़े गज़लगो शोरा में उनका मकाम है। तैयारी मेरी बिल्कुल नहीं है, तो आप लोगों की राय की रोशनी में कुछ मैं बिल्कुल बयान कर देता हूँ, ऐसे ही इसको रैप अप करने के लिए। तैयारी के लिए मैंने कल किताब खोली तो मैं कोई खाका इनका ढूंढ रहा था, तो मुझे वाहिद जो खाका मिला वो मज़हर इमाम का मिला, राशिद अशरफ की कंपाइलेशन में। आपने तो खुमार बारा बकवी का बड़ा अच्छा ढूंढा, मुझे वो नहीं मिला, लेकिन मज़हर इमाम कलकत्ता के थे शायर और इनसे उनका ताल्लुक़ रहा है पार्टीशन से पहले भी और बाद में भी, वो कलकत्ता में मुकीम थे। तो उन्होंने जिगर साहब की कहना चाहिए एक बैलेंस जो खाका पेश किया, उसमें कमो बेश वही सब बातें थी जो हम सब वो कर चुके हैं। एक तमीज़ जो शायद बेहतर है, चूँकि अब उनकी ज़िंदगी के बारे में बात हो रही है, कि जिगर जब शराब की लत में पड़े हुए थे, जब भी उनके शरीफ नस्ल होने में कभी किसी को कोई तामुल नहीं हुआ, कभी उन्होंने गुल नहीं मचाया, अखलाक से गिरी हुई बात नहीं की, जो कि बहुत सारे दूसरे शोरा के साथ मंसूब है, या उसमें उनके अलावा या इसके अलावा कहना चाहिए दूसरी गैर अखलाकी जो बीमारियां थी वो कम थी। और बाद में जब वो ताइब हो गए, जो कि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ मौलाना अशरफ अली थानवी के हाथ इन्होंने अपनी तौबा और वो सब सिलसिला किया और उससे वो ताइब हुए, तो उसके बाद तो खैर वो बिल्कुल ही तसव्वुफ़ की तरफ चले, मज़हर इमाम के बकौल ये। और उसमें तसव्वुफ़ में वो इस हद तक आगे बढ़ गए कि ज़िंदगी के हर मसाइल का हल भी तसव्वुफ़ में ही बताते थे, चाहे वो सियासी मसाइल हों, चाहे वो घरेलू मसाइल हों, कुछ भी हो, उनका सब फिर ताल्लुक़ कहना चाहिए एक तरह से उसी की तरफ रुझान शदीद उस तरफ हो गया। बातों में बताते हैं मज़हर इमाम के बहुत ज़्यादा रब्त नहीं रखते थे। आप उनसे बात कर रहे हैं तो अभी जो है वो सियासत पे गुफ्तगू हो रही है, 2 पल के बाद वो खाने का जिक्र शुरू कर देंगे, उससे अगली बात जो होगी वो हो सकता है अपने वो बम्बई का सफ़र का आगाज़ हो जाए। यानी बकौल मज़हर इमाम के ऐसा तासुर नहीं मिलता था कि ये इतने बड़े शायर हैं, इतने काबिल कलाम हैं और इनका पूरे हिंदुस्तान में डंका बजता है, ख़ास तौर पे गज़ल की दुनिया में। और जैसा कि कहा अपना रियाज साहब ने, और जब रियाज साहब आपसे पहली मुलाकात है और अगर आप नहीं भी बताते तो मैं पूछता कि किस इल्मी खानवादे से आपका ताल्लुक़ है, कोई गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है। और माशाल्लाह नियाज़ फतेहपुरी का नाम तो खैर सभी ने सुना है और उस दौर की सारी कुतुब में उसमें उनका जिक्र रहता ही है। और वो जो आपने जिक्र किया बिल्कुल सही है, मज़हर इमाम ने भी यही लिखा है
اور مجھے ابھی ساری لسٹ تو یاد نہیں رہی، لیکن غالباً سارے کے سارے نقاد جگر صاحب سے ناراں تھے ساری عمر. اس میں آپ کے والد صاحب اور حسن عسکری سے لے کے میں خیال سے سب کا ہی نام تھا اس کے اندر. صرف جو 2-3 لوگ جو ان کے حق میں بات کرتے تھے ان میں ایک رشید احمد صدیقی کا نام تھا، اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو شاید مجنو گورکھ پوری کا تھا، یا ان کا بہرحال وہ لسٹ میرے سامنے نہیں ہے. لیکن بہرحال زیادہ تر نقاد نے ان کو وہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کا مقام نہیں دیا جو عوام نے ان کو دیا ہوا تھا. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ترنم کی وجہ سے ان کی جو شاعری کا حسن ہے اور جو محاسن ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہو، یا نقاد کو ایسا لگتا ہو. حالانکہ جس شخص کے اتنے سارے اشعار ضرب المثل بن گئے، اور اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو آپ کو ذہن میں بھی نہیں رہتا، لیکن یہاں پہ کتنے اشعار کا ذکر ہوا جو کہ آپ کو ویسے ہی پتا ہے، اور وہ کہنا چاہیے آج اقوال بن چکے. یعنی ہم پہ جہل خرد نے دنیا دکھائے، گھڑ گئے انسان بڑھ گئے سائے، آگ کا دریا. یعنی میرے خیال سے تو شاید اقبال کے بعد شاید سب سے زیادہ ہوں، تمیز آپ بہتر بتا سکتے ہیں. غالب اقبال کے بعد شاید سب سے زیادہ ہوں، میرے بے شمار. یعنی اور اس میں سبھی جو ہیں وہ کہنا چاہیے پینے پلانے اور عشق حقیقی یا مجازی کے نہیں، I mean عام لین دین کے اور عام جو اس میں تعلق ہوتا ہے انسان کا، اس حساب سے شعری محاسن کے حساب سے بہت عمدہ شاعری ہے. میں نے کوشش کی کہ میں کچھ دیکھ سکوں اور کچھ انتخابات لا سکوں. ان میں سے بہت سارے تو انتخاب تھے ہی، تو میں نے کہا کلیات جگر سے تو بہت ٹائم لگے گا، تو ایک ان کی مختصراً انتخاب شائع ہوا ہے جو محمد رضا کاظم نے شائع کیا ہے. اس میں سے میں کچھ دیکھ رہا تھا. تو اگین وہی والی بات کہ جس شاعر کے اتنے سارے اشعار آپ کو پتہ ہے کہ وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. یعنی ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ نہیں رہتا خیال. اللہ رے گلشن ایجاد کا عالم، جو سید کا عالم وہی سیاد کا عالم. دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، یہ تو شاید ان کی سب سے مشہور غزل ہے. دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد. اور وہ والا شعر جس کے اوپر ہم ایک دفعہ وہ بھی کر چکے ہیں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یہ شعر مجھے بہت اچھا لگا، آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. دیوانگی ہو عقل ہو امید ہو کہ یاس، دیوانگی ہو عقل ہو امید ہو کہ یاس، اپنا وہی ہے وقت پہ جو کام آ گئے. اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں لے دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بتا گیا. تو ایک رندی کے بارے میں اور تلمیذ آپ شاید اس کے بارے میں بہتر بتا سکیں. مجھے 2 واقعات ملے. ایک ان کی جو نعت ہے اوبیسلی بعد میں انہوں نے نعت بہت کی، خاص طور پہ جب طائب ہو گئے تھے، شاید اس سے پہلے بھی. تو یہ جو نعت ہے ان کی مشہور کہ ایک رند ہے مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. یہ ان کی طائب ہونے سے پہلے کی ہے بات کی ہے. مجھے دونوں ملی کہ طائب ہونے کے فوراً بعد انہوں نے لکھی، اور ایک ہی تھی ایک بڑے مشاعرے میں ان کو بلایا گیا. ہاں یہ میں نے بھی یہی پڑھا، بڑے مشاعرے میں بلایا گیا، وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ وہ پڑھی جس پہ بہت غل بھی مچا ہوا تھا کہ ان کو پڑھنے نہیں دیں گے. لیکن بہرحال یہ بہت اچھی نعت ہے. دامان نظر تنگ و فراوانی جلوہ ہے، تلت حق تلت سلطان مدینہ. باقی میں بس اپنی بات کو وہ کروں گا، ختم کروں گا. آخر میں یہ کہوں گا کہ مجھے جو جگر کے شاید سب سے پہلے یاد پڑتا ہے کہ یہ خیال آیا کہ پتہ چلے کہ کس کا کلام ہے، وہ ان کی یہ والی ہے. اور رضوان صاحب اس سے پہلے ایک آپ کی بات، یہ مظہر امام نے بھی بات لکھی ہے کہ وہ اپنی مسلسل غزلوں کو نظم کہتے تھے اسینشلی. تو اور اسی کی آپ نے ایک مثال پیش کی. تو ان کی یہ نظم جس میں ابھی بات ختم کروں گا وہ بہت مشہور ہے. اس کو نصرت فتح علی خان سے لے کے عزیز میاں میرے پسندیدہ، اور اس کے علاوہ منی بیگم، یہ زیادہ تر اپنی غزلوں میں یا نظموں میں یا گاتے ہوئے یہ اسپیچ میں استعمال کر لیتے ہیں. شکست توبہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی. ساقی کی ہر نگاہ پہ بل کھا کے پی گیا، لہروں سے کھیلتا ہوا لہرا کے پی گیا. زاہد یہ تیری شوخی رندانہ دیکھنا، رحمت کو باتوں باتوں میں بہلا کے پی گیا. آزردگی خاطر ساقی کو دیکھ کر مجھ کو یہ شرم آئی کہ شرما کے پی گیا. اے رحمت تمام میری ہر خطا معاف، میں انتہائی شوق میں گھبرا کے پی گیا. پیتا بغیر اذن یہ کب تھی میری مجال، در پردہ چشم یار کی شہ پا کے پی گیا.
इस जान मैं कदा की कसम बारहा जिगर कुल आलम बसीत पे मैं छा के गया। इसके बाद मेरे ख्याल से आज की महफिल के बाद आप इख्तिताम करते हैं। 9 वारिदों को बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग आते रहेंगे और इसी तरह अपने खैरात से हमें फैज़याब होने का मौका देते रहेंगे। मेरे ख्याल में मसूद काजी